बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज से 3-4 दिन पहले एक स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था एक थप्पड़ के हवाले से। और मैंने आपको ये बताया था कि एक थप्पड़ रसीद हुआ है जिसे 2 गैर सियासी शख्सियात और 3 सियासी शख्सियात की मौजूदगी में एक अहम तरीन पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को मारा गया। ये स्टोरी तारिक मतीन साहब ने शेयर की थी। मैंने भी उसकी कुछ तफसीलात फिर आपके सामने रखी और ये स्टोरी उसके बाद वायरल हो गई। बहुत ज्यादा इसके बारे में जो है वो बातें हुई और फिर बहुत ज्यादा इसके अंदर गलत चीजें जो है ना वो ऐड की गई। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मरियम औरंगजेब साहिबा का नाम लिया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया, कुछ और नाम लिए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, वो थप्पड़ किसी भी खातून को नहीं पड़ा था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने फिर अपने से जो है ना वो चीजें ऐड करना शुरू कर दी थी। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप फिजिकल थप्पड़ तो नहीं कह सकते हैं। इसे ये तो नहीं कह सकते कि जैसे वैसे पहले चंड पड़ी थी पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा को, ऐसी ही चंड यानी कि फिजिकल थप्पड़ तो नहीं है। लेकिन इखलाकी थप्पड़ एक महफिल के अंदर, एक भरी महफिल के अंदर जहां पर तमाम बड़े सियासी रहनुमा मौजूद थे, वो मरियम नवाज साहिबा को रसीद हुआ है। और आप बिलीव कीजिए कि ये वाकया मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में हुआ। गुस्सा कैप्टन सफ्तर का था, निकल मरियम नवाज साहिबा पे गया। ये वाकया जब हुआ तो नवाज शरीफ साहब का चेहरा लाल हो गया और मरियम नवाज साहिबा फिर इसके बाद बार बार पानी पीती रही। और मियां शहबाज शरीफ साहब को भी अचानक ये समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। जावेद अब्बासी साहब से ये पूरा मामला मुबैना तौर पर जो है जुड़ा हुआ सामने आया है। ये पूरी स्टोरी क्या है, कैप्टन सफदर का गुस्सा कैसे मरियम नवाज साहिबा पे निकला, गुस्सा कैप्टन सफदर पे था लेकिन निकल मरियम नवाज साहिबा पे गया, और कैसे जो है ना फिर इस चीज को कंट्रोल किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, मियां शहबाज शरीफ इस मौके पर क्या किया, और मरियम नवाज साहिबा का इसके बाद क्या रिस्पॉन्स था, ये पूरा मामला क्या है, ये वाकया कैसे हुआ, ये मैंने आपके सामने इसकी जो है वो सारी तफसीलात जो है वो रखनी है। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त नाज़रीन किराम एक ग्रेटर प्लान बन चुका है। ग्रेटर प्लान जो आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस ग्रेटर प्लान का मकसद इंतखाबात को मुलतवी करवाना है, जिसके ऊपर अब मुख्तलिफ चीजें होती हुई हिलती जुलती हुई नजर आ रही हैं, ये भी मैं आपके सामने जो है वो इसकी तफसीलात रख दूंगा कि अब इस ग्रेटर प्लान के तहत किया क्या जाना है और किस तरह से ये चीजों को मैनेज करेंगे। नंबर 2। और नंबर 3 नाज़रीन किराम, एक बड़ी ही अफसोसनाक बात आफिया सिद्दीकी साहबा के बारे में पता चली है। कुछ चीजें पहले मैंने आपको बताई थी, कुछ चीजें जो है वो मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। यकीन कीजिए तब से सर शर्म से झुका हुआ है और मैं ये सोच सोच के दिमाग मेरा मतलब खराब हो रहा है कि यार उस औरत के ऊपर शब रोज जो है वो कैसे गुजर रहे हैं, जिस किस्म की तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में मैंने सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह करते रहें। आपकी कीमती आरा जो है वो बड़ी मैटर करती है हमारे लिए। और जब आप हमसे जो है वो चीजें शेयर करते हैं, अपनी आरा देते हैं, तो ये डेफिनेटली मैसेज आगे भी जाता है। एक एक करके खबरें सारी रखते जाता हूं। ये सारी खबरें मेरे पास मौजूद है, अगर चल के ये सारी खबरों की तफसील भी जो है वो आपके सामने रख देता हूं। लेकिन एक एक करके, क्योंकि खबरें ज्यादा हैं तो मैं कोशिश करूंगा कम टाइम में ये सारी खबरें आपके सामने रख सकूं। सबसे पहली खबर यह है कि नाज़रीन किराम, हमारे दोस्त हैं उबैद भट्टी साहब, बड़ा शानदार जर्नलिस्ट है, बड़ा मेहनती जर्नलिस्ट है। अपनी बेगम के साथ मुख्तलिफ हलकों के अंदर जाकर, मुख्तलिफ जगहों पे ऊपर जाकर जो है ना वो ये रिपोर्टिंग करते हैं। एक शरीफ और एक मुतवसत घराने का ये मेहनती जर्नलिस्ट, जिसकी मेहनत पे कोई शक नहीं है और जिसकी मासूमियत पे कोई शक नहीं है, इसकी लगन पे कोई शक नहीं है। और आज पता चला जी इसे FIA की जानिब से जो है वो नोटिस जारी किया गया है कि उसने एंटी स्टेट मवाद को अपलोड किया है। जहां तक मैं उबैद भट्टी को जानता हूं, उबैद भट्टी एक बड़ा ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उबैद भट्टी बड़ा ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। इसने, हाँ ठीक है, इसकी कुछ बातें तल्ख जरूर हो सकती हैं लेकिन कभी भी ये एंटी स्टेट नहीं है। उबैद भट्टी एंटी स्टेट नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, एक और जर्नलिस्ट को जो है ये मोहब्बतनामा भेजा गया है जिसके ऊपर उबैद भट्टी साहब लिखते हैं FIA की तरफ से ये मोहब्बतनामा मिला।
एंटी स्टेट मवाद का इल्जाम है। 4 तारीख को पोस्टमैन की कॉल आई थी, इसको घर नहीं मिल रहा था। आज 5 को इसने सरगोदा वाले घर डाक पहुंचाई। 6 तारीख की तलबी है। कानूनी और इदारा जाती मामलात का इल्म नहीं, इस पर क्या करना होगा, कोई रहनुमाई फरमा दे। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया और उन कुछ लोगों को टैग किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब आप अगर मेहरबानी करते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो मेरी मदद फरमा देना। यानी कि बचा कोई भी नहीं हुआ है। उबैद भट्टी को जो है ना वो ये मोहब्बतनामा और एफआईए का ये खत मौसूल होना, यकीनी तौर पर नोटिस मौसूल होना अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है। जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है। दूसरा, नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम तरीन दिन है, इंतहाई अहम। आप हैरान हो जाएंगे कि आज जो तोशाखाना वाले मामले के ऊपर 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया था, जिसमें इमरान खान को मियां वाली सीट से डीसीट किया गया था। 19 जनवरी से 6 दिसंबर 10.5 माह तक इस केस को चलाकर 13 दिसंबर को फैसला महफूज करके 2.5 माह बाद सुनाए जाने का इम्कान है। यानी कि पूरे 1 साल से ज्यादा, यानी कि 14-15 महीने हो गए इस मामले को, इस फैसले को जो है ना वो लटकाया गया। और पता क्या फैसला है, इमरान खान ने क्या दरखास्त दायर की हुई है कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि जनाब जो मैंने दरखास्त वापस दी है ना, बराए मेहरबानी वो मुझे वापस लेने की जो है ना वो इजाजत दी जाए। अब बिलीव कीजिए नाज़रीन किराम, आम दिनों के अंदर ये जो दरखास्त है ये दो मैक्सिमम जो कोर्ट रिपोर्टर्स बारे में बताते हैं वो कहते हैं 2 समातों के अंदर जो है ना वो वापस हो जाती होती है दरखास्त। लेकिन इमरान खान के केस के अंदर आप ये देखिए कि 10.5 माह तक सिर्फ दरखास्त वापस लेने का केस चलाया गया और फिर 2.5 महीने तक उस मामले को जो है ना वो महफूज रखा गया। और दूसरी तरफ रोज तोशाखाना का केस रोज चलाया गया। ये वाला जेल ट्रायल रोज हो रहा है, रंग बिरंगी चीजें हो रही हैं। और इस मुल्क के अंदर फिर ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर तनकीद ना करें, आप इनके ऊपर बात ना करें, और जब आप बात करते हैं तो फिर वो फुलथरू भेज देते हैं कि जनाब आप तो फलां बात कर रहे हैं और आप फलां बात कर रहे हैं, आप अपनी जबान बंद रखिए। यानी जबान बंद रखें तो मतलब बोलना बंद कर दें, तो इसका मतलब है क्या इस मुआशरे की गंदगी खत्म हो जाएगी, ये जो इंसाफ हो जाएगा, क्या ये जो हमारे निजाम इंसाफ के इदारे हैं ये इंसाफ करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन किराम, अफसोसनाक, अफसोसनाक और अफसोसनाक, इसके ऊपर जितना ज्यादा अफसोस किया जा सके उतना ही कम है। एक और खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, उसके बाद फिर मैं वो ये जो शरीफ फैमिली के साथ हुआ वो आ जाता हूं। इस वक्त एक ग्रेटर प्लान बनाया गया है, एक बड़ा प्लान बनाया गया है बादियों नजर में मुबैना तौर पर, जिससे नजर ये आता है कि शायद इंतखाबात को मुलतवी करने का प्लान कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डर है कि फील्ड के अंदर जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है उसका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। मतलब आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कि इतनी मकबूलियत है। कौन सी जमात को उनके सामने लाकर खड़ा करेंगे, कोई जमात भी टिक ही नहीं सकती है, किसी भी जमात की इतनी पसली नहीं है कि वो इमरान खान के सामने खड़े हो सके। और आप इस मामले में चीजें होती हुई देख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन के हीले बहाने आपके सामने है, सिक्योरिटी का बहाना आपके सामने है, ये पतली गली से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और नाज़रीन किराम, एक आजकल मार्केट के अंदर ना एक और अपनी तरफ से चाइना के तर्जुमान आए हैं। चाइना मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे यहाँ जो है ना वो नाकिस मटेरियल से बनी हुई चीज को चाइना की चीज कहा जाता है। तो ये नाकिस जो है ना वो मटेरियल से बने हुए एक काइंड ऑफ तज्जियाकार आए हैं। मैं हैरान हूं मुनीफ फारूक साहब पे। मुनीफ फारूक साहब की मैं बड़ी इज्जत करता रहा हूं, मैंने बड़ा पसंद करता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ फ्रॉम द कपल ऑफ द मंथ्स, लास्ट कपल ऑफ द मंथ्स, जो उनका किरदार रहा है इतना बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि वो उसको ग्लैमराइज करते हैं, वो इसको मतलब बड़ी शेखी बिगाड़ते हैं, ये कहते हुए कि इमरान खान की तो नुसी नहीं जाएगी, बेशक उसके पास वोट की ताकत कितनी भी हो। फिर ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नाज़रीन किराम अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से, अपनी तरीकाकार से उस चीज को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब जनाब वो फरमा रहे हैं कि जो कुछ ये हुआ है, ये मुलाजम का निकला है, ये जो मुलाजम ने आके बातें की हैं इमरान खान के बारे में, ये तो अभी 10% भी नहीं है। यानी कि मैं हैरान हूं कि हमारे मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया गया, हमारे मुल्क के अंदर गंदगी की नई हदों को छुआ जा रहा है, और उन चीजों को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे ये सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट। मैं हैरान हूं कि मैंने कैसे कहूं, यानी कि वो मतलब ही इज सो ऑब्वियस विद हिज, मतलब मैं उनके कंटेंट से ज्यादा उनके एक्सप्रेशंस को देख रहा होता हूं कि वो क्या बात बयान करते हैं। लगता है जैसे दिल से बात नजर आ रही है, निकल के आ रही है, और अपनी तरफ के जो है ना वो तर्जुमान जो है ना वो अपनी तरह से बने होते हैं कि जनाब मैं आपको बता दूं कि 10% भी नहीं है अभी जो हो रहा है। और फिर एक और बड़ी बात, आज उन्होंने कैसी बात की, मैं हैरान हो गया, क्योंकि इनका शोबा जो है वो वकालत भी रहा है, ये कानून के भी तालिब इल्म है। मैं हैरान हूं उन्होंने जो बात की, कहते हैं जी जो दिल कोर्ट फैसला करे
फौजी अदालतों के अंदर ही केस चल रहा है, मैं आपको बता दूं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपकी सबसे एलीट जुडिशरी एक फैसला दे रही है और मुनीर फारूक साहब उसको बैठकर जो है ना वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे ज्यादा हैरानगी आप और क्या कर सकते हैं कि हमने कितना नाज़रीन किराम लो जाना है जितना हम चले गए हैं। अच्छा जनाब, अब जल्दी से वो वाकया सुन लीजिए जो जावेद अब्बासी साहब वाला मामला है, फिर मैं आपके सामने कुछ और चीजें जो है वो रख देता हूं। बताया जाता है जनाब के पीके 43 के लिए जो साबिका सेंटर हैं जावेद अब्बासी साहब और इसके अलावा सरदार खालिद ऑफ नथिया गली, इन्होंने जो है वो दरखास्त दे रखी थी। जो मुबैना तौर पर वाकया रिपोर्ट हुआ है वो किस तरह से हुआ है, तो वो दरखास्त दे रखी थी। सारे अब रहनुमा बैठे हुए थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम नवाज साहबा भी थी, कैप्टन सफदर भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे और भी कुछ लोग थे वहां पर बैठे हुए। तो यहां पर कैप्टन सफदर साहब को जो है वो तंज करने की जो है वो सूझी। शायद उन्हें लगता है कि मैंने को बड़ा तीर मार लिया है कि मैं पार्टी के अंदर बड़ा करीब आ गया हूं। वो कहते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर जावेद अब्बासी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी आप मुस्लिम लीग के खिलाफ परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर के सिपाही थे, अच्छा हुआ आज भी टिकट के लिए आए हैं। जिसके जवाब में बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो हैं उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने मेरी बीच जो है ना वो मीटिंग के अंदर मेरी इंसल्ट कर दी है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। अब वो जनाब बताया जाता है कि थोड़ा धीमे लहजे में उन्होंने जवाब दिया, तहम्मुल मिजाजी के साथ। उन्होंने कैप्टन सफदर को कहा कि जनाब टिकट के लिए भीख नहीं मांगी है और ना ही मांगूंगा। अब समझे आगे जो बात उन्होंने की है वो बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं जी आप समेत जो भी आ जाए इलेक्शन में मुकाबला करूंगा, फैसले खुद करता, आप 2000 वोट भी नहीं ले सकते। फिर वो क्या कहते हैं, अगर अगर आपका कच्चा चट्टा खोलना शुरू कर दूं तो बड़ा वक्त लग जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल वक्त में जिला नाजिम का इलेक्शन लड़ा था, जिस वक्त बड़े बड़े भाग गए थे। इस मौका पर जो है ना वो ये जावेद अब्बासी साहब आप बोलते चले जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं आपके, अब देखे ना जिसकी बीवी सामने बैठी हो मरियम नवाज साहिबा और इनके बारे में बातें भी मशहूर हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। मेरा ये लेवल नहीं है कि मैं उन बातों को डिस्कस करूं और इस लेवल पे जाऊं जिस लेवल पर इमरान खान के खिलाफ जाया जा रहा है या सहाफी जो है वो बात कर रहे हैं नून लीग के कैंप के। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट आई डोंट वांट टू गो टू दैट लेवल, यू नो। मुझे वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता, सूट नहीं लगता। मुझे लगता है किसी के खिलाफ भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें मरियम नवाज साहिबा के बारे में और कैप्टन सफदर साहब के बारे, निकाह के बारे में और फिर उनकी जो है ना वो पहली औलाद के बारे में बड़ी सारी घिनौनी और घटिया बातें की जाती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जावेद अब्बासी साहब ने कहा ना कि जनाब मैं आपका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू करूं तो बड़ा वक्त लग जाएगा। ये एक पिंचिंग पॉइंट था। आपको बताऊं नाज़रीन किराम, जब ये बात हो रही थी तो मरियम नवाज साहबा ना बार बार पानी पी रही थी, क्योंकि जो उनके चेहरे पे आने वाली घबराहट है, क्योंकि कैप्टन सफदर साहब ने गुस्सा दिला दिया जावेद अब्बासी साहब को और फिर वो निकल मरियम नवाज साहबा पे इस तरह से गया कि जब ये बातें की तो ये डायरेक्टली जब किसी के शौहर को हिट कर रहे होंगे और इस लेवल की बात कर रहे होंगे तो फिर ऑब्वियसली, और वो जो खातून है वो बड़ी पोजीशन पे है तो हिट तो नहीं कर रहे हैं। इस मौके के ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इंटरवीन किया और मुहतमिम को कहा कि आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। तो बताया जाता है कि इस मौके के ऊपर जावेद अब्बासी साहब जब ये बातें कर रहे थे तो जो नवाज शरीफ का चेहरा था वो सुर्ख हो चुका था, गुस्से से शदीद सुर्ख। और मरियम नवाज साहिबा भी जो है वो शदीद गुस्से के अंदर थी। तो नाज़रीन किराम, वो जो थप्पड़ वाली स्टोरी आप सुनाते हैं वो तो और है, ये इखलाकी थप्पड़, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है। मुझे इससे ज्यादा जो है ना वो नहीं पता। अच्छा जनाब वाला, एक और खबर सुन लीजिए। खबर ये है, अब हैरान होंगे, मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठकर बातें हो रही हैं और आप हैरान हो जाएंगे किस लेवल की बातें हो रही हैं कि वहां पर जो है वो मुस्तफा नवाज खोकर बैठे हुए हैं, मोहसिन बेग बैठे हुए हैं और मजहर अब्बास साहब बैठे हुए हैं। तो मोहसिन बेग साहब ने लाइव टेलीविजन पे बैठे हुए कहा कि जिस तरह के भी इलेक्शन होते हैं वो ले ले हंसते हुए, और जइंदा भी जैसे कहते हैं और जइंदा भी लब दे लै लो लब देते सही जना पे। मैं हैरान हूं कि मतलब दिन दिहाड़े आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स और कवानीन का मजाक इस तरह से कैसे उड़ सकता है। यानी कि मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि जिस तरह के भी इलेक्शन हो रहे हैं ले लो, क्योंकि ये पार्टी का तो कुछ भी नहीं है और फलाना है और ढिमकाना है और पीटीआई, यानी कि जैसे भी इलेक्शंस हो रहे हैं ले लो, बाकी बातें छोड़ो। तो जनाब ये बात जो है ना वो आज मोहसिन बेग साहब की जानिब से जो है ना वो की गई। और यहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है इलेक्शंस जो है वो तो आईएमएफ के लिए हो रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ यकीन दहानी चला चाहता है। आईएमएफ चाहता है भाई अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस कराओ, तो उनकी नजरों में धूल झोंकने के लिए ये इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस तो नहीं हो रहे। फिर इसका मतलब है नाज़रीन किराम, ये मेरी ख्याल है कि फिर तो सिलेक्शन जो है ना वो हो रही हैं और वो सिलेक्शन जो है ना होती हुई नजर भी आ रही है।
एक और खबर सुनिए नाज़रीन किराम, वो खबर ये है कि इस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला साइफर वाले जो है ना वो केस में हुआ है। साइफर के केस के अंदर नाज़रीन किराम इस वक्त ये हुआ है कि अगर साइफर गुम जाए तो उसको लेके कुछ एसओपीज होते हैं, कुछ तरीकाकार वजह किए हुए होते हैं, उन एसओपीज को फॉलो करना होता है। कितनी पेशियां होगी, बार बार इमरान खान के वकील उन एसओपीज को मांग रहे हैं, यार वो एसओपीज दे दें, हमें हमें पता हो क्या कानून कहता है जब साइफर गुम हो जाता है। तो डिपार्टमेंट आपका क्या होता है कि उसको उसका उसका सजावार, उसका कसूरवार किसे ठहराना होता है। अब चूंकि मामला कर चुके हैं और वो दे नहीं सकते, तो लिहाजा नाज़रीन किराम अभी तक जो है वो साइफर वगैरह जो है ना वो नहीं दिए जा रहे, और ये जो है ना वो किया जा रहा है। अच्छा, आफिया सिद्दीकी साहबा के बारे में सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो लंबी हो रही है, और डेफिनेटली जो है वो मैं फिर किसी और अगली वीडियो में आपके सामने कुछ और फैक्ट्स रखूंगा। आफिया सिद्दीकी साहबा के बारे में ये पता चला है, उनके वकील ने बताया कि 2 बार तो गार्ड्स ने जो है वो उनके साथ ज्यादती की है। इसके अलावा जो जेल में मौजूद कैदी हैं वो कई बार, अनगिनत बार उनके साथ ज्यादती कर चुके हैं। ये इतनी अफसोसनाक खबर थी कि दिल मेरा फट रहा था इस खबर को सुन के। मैं अफसोस के साथ क्या, मतलब हमारी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए थी और हम किन कामों में जो है किस तरह से अपने यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन को हमने कितना मैस आउट किया हुआ है, शायद इस बात की समझ नहीं आ रही। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब तक की खबरें आना लेकर उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।